ये ऑन हो गया है, ये खुला हुआ है अभी रेगुलेटर। अब मैं इसको घुमा के, नॉब घुमा के अपना प्रेशर सेट करूँगा। ये सिलेंडर चालू हो गया है। ये आपको इनलेट का प्रेशर दिखाएगा और ये आपके आउटपुट का प्रेशर दिखाएगा। आउटपुट सिर्फ हमें चाहिए 0.5। 0.5 आपको सेट करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सेटिंग भी करूँगा, क्योंकि एक बार ये लाइन बढ़ती है, लाइक इसके होस के अंदर भी होता है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ये लाइन के अंदर गया इसलिए प्रेशर ड्रॉप आया आपका। एक बार ही आएगा। एक बार आप इसको वापस 0.5 से थोड़ा ऊपर पे सेट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ये सेट हो जाएगा। अब इसमें होता यूँ है कि आप कभी क्या होता है, आपने 0.5 पे सेट कर दिया है इसको, 0.5 पे सेट करने के बाद अपनी टॉर्च चालू कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर ड्रॉप आ रहा है। वो ऑब्वियसली प्रेशर ड्रॉप आएगा क्योंकि आपकी लाइन में भी प्रेशर बना हुआ है। आप बंद करोगे तो 0.5 से ऊपर चला जाएगा। तो आप 0.7 पे रखिए इसको। आप जब चालू करेंगे आपका काम तो वो 0.5 पे पहुंच जाएगा अपने आप। सो ये दो रेगुलेटर्स की बात हो गई, फ्लैशबैक कैरेस्टर्स की बात हो गई, और ये रहा टॉर्च। इंडस्ट्रीज में हम ये देखते हैं कि लोगों का ये मानना है कि भाई एसिटिलीन यूज़ कर रहे हैं हम, एलपीजी यूज़ नहीं कर सकते, हमें हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको बोलूँ अंदाजन एलपीजी का जो टेम्परेचर है वो 2800 डिग्री से आसपास रहता है, जबकि एसिटिलीन का रहता है 3200 टू 3400 के आसपास। टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूर है। इससे सिर्फ इतना अंतर पड़ता है कि आपका जो वर्क पीस का जो बड़ा कटिंग करना है आपको, अगर एसिटिलीन से वो आपको काट रहा है 4 घंटे में, तो शायद एलपीजी से वो काटेगा 4.25 घंटे में या 4.5 घंटे में। मैक्सिमम आधे घंटे का अंतर पड़ेगा, बट बाई कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा अंतर पड़ सकता है, क्योंकि एलपीजी इज़ मच चीपर टू एसिटिलीन। वो आपको भी मालूम है, बस एक टाइम का अंतर है, वो भी एक मार्जिनल अमाउंट में। इसलिए एलपीजी सिलेंडर्स भी आप कटिंग के लिए आपकी इंडस्ट्रीज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं, और बड़े बड़े फैब्रिकेटर्स भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे कि एल&टी हजीरा है, वो भी एलपीजी ही यूज़ करता है फॉर फैब्रिकेशन पर्पज़। अब मैं आपको फ्लेम बनाना दिखा देता हूँ। फ्लेम बनाने में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि ये टॉर्च है, टॉर्च में हमने क्लैम्प्स लगाए हैं। मैंने जैसा आपको पहले कहा था, एसएस के क्लैम्प्स यूज़ कीजिए, वायर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वायर कल को रस्ट हो जाएंगे, कभी भी स्नैप हो जाएंगे, और कभी भी यहाँ से लूज़ होने के बाद कभी भी निकल सकते हैं काम करते वक्त, और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप क्लैम्प्स लगाना ना भूलें, ना ही टॉर्च एंड पे, ना ही रेगुलेटर्स एंड पे। अब ये टॉर्च है हमारी, अब इसमें हम फ्लेम सेट करेंगे। आप जब फ्लेम सेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखें, आप जो अंदर की जो ब्लू रिंग देख रहे हैं वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। इतनी भी छोटी नहीं हो कल के वो फ्लैशबैक में कन्वर्ट हो जाए और फट करके आपका जो फ्लैशबैक होता है या बैकफायर होता है, वैसे करके आपकी टॉर्च बंद हो जाएगी। आपको उसको एक मिनिमम लेवल पे सेट करते रहना है। हल्का सा पहले फ्यूल लें, थोड़ा ऑक्सीजन ऐड करें, फिर वापस थोड़ा सा फ्यूल दें, फिर ऑक्सीजन सेट करें। ये मैंने जैसे अभी फ्यूल दिया है, ये बड़ी हो रही है फ्लेम ब्लू वाली। अभी मैंने ऑक्सीजन देना चालू किया धीमे से, ये सेट हो गया। आपको जो ओवल रिंग दिख रही है, ये जो ओवल रिंग दिख रही है आपको, वो सेट करेगी आपके फ्लेम को। ये थोड़ा सा और करा, ये आपकी फ्लेम सेट हो गई है। अब ये एक ऑक्सीजन कटिंग नोजल का वो लीवर है, ये आपकी सेट हो गई। आपको जो ब्लू रिंग दिख रही है इसके अंदर, वो आपको सेट करने की रहेगी। ये पैनी हो गई है। और ये जो लीवर है वो कटिंग ऑक्सीजन का लीवर है, इसको दबाऊंगा तो ऑक्सीजन का जेट आएगा। आप फ्लेम में अंतर देखिए, ये अंतर पड़ता है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको प्री हीट करेंगे, इसको एज को, ये जैसे प्री हीट हो रहा है, तब हम लीवर खुला हुआ ही रखेंगे। ये रेड हॉट हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब कटिंग ऑक्सीजन दबाएंगे हम। कटिंग ऑक्सीजन दबाने के बाद हम धीमे धीमे इसको आगे खींचते जाएंगे।
ये हमारा कटिंग हो गया। अब कटिंग में आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करने का रहता है। जब आप इसको कर्वेचर पे चल रहे हैं तो उसका जो फ्लो है मोल्ट हो जाए, तब आप जाके इस प्रेशर को दबाएं, तभी आपका कटिंग ऑक्सीजन आएगा। उसके बिना आपका कटिंग ऑक्सीजन आएगा नहीं और कटिंग स्टार्ट नहीं होगा। कटिंग करते समय आपका हाथ जहाँ तक हो सके उतना स्टेबल रखिए, ताकि आपका जो कर्व्स होते हैं वो ऑलमोस्ट स्मूथ रहें, ताकि आपको जो बाद में ग्राइंडिंग करना पड़ता है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा उससे। इसलिए बेटर आपका हाथ की स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए और नोज़ल क्लियरेंस भी, मेटल और आपके नोज़ल के बीच में जो क्लियरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। इस हार्डली 0.5 to 1 mm तक का। उससे काफ़ी जल्दी हीट भी होगा और काफ़ी जल्दी कटिंग भी आपको मिलेगी। अब इसको बंद करने के लिए इसको आप ऐसे रखिए, थोड़ा सा फ्यूल बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन हल्का सा कम कीजिए, फ्यूल कम कर दीजिए, फिर ऑक्सीजन बढ़ाइए और थोड़ा फ्यूल कम, फिर ऑक्सीजन बढ़ाइए। धीमे धीमे करके फ्यूल बढ़ाते जाइए और ऐसे करके धीमे से ये बंद, ताकि आपका बैकफायर भी ना हो और ना ही फ्लैशबैक के चांसेस रहें। और जो आप हमेशा जो बंद होते समय जब वो फट करके आवाज़ आती है, जो कि फ्लैशबैक की आवाज़ रहती है, वो होती है तो कार्बन कंटेंट्स भी अंदर जाते हैं, तो वो ना हो। इसलिए धीमे धीमे करके दोनों बंद किए जाएँ, अचानक से कोई भी बंद ना किया जाए। और जैसे आपने चालू की थी वैसे ही धीमे धीमे करके आप बंद करेंगे तो आपको बेटर कटिंग का भी वो मिलेगा, और एज वेल एज आपकी टॉर्च की ड्यूरेबिलिटी, एज वेल एज जो नोजल्स हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम पे चेंजेस करनी पड़ती हैं या बहुत कम टाइम के लिए चलती हैं, वो और ज़्यादा लंबी चलेंगी। इससे आपने एक चीज़ देखी कि LPG उतना ही कटिंग बेटर दे सकता है जितना कि आपका एसिटिलीन दे सकता है। चीज़ें आपको ध्यान रखने की है मैं बता चुका हूँ, जैसे कि आपकी टॉर्च है, आपके जो रेगुलेटर्स हैं वो ही सही तरीके से चलते रहने चाहिए, आपका जो की है वो व्यवस्थित होनी चाहिए, आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स एज वेल एज आपकी होज वो सब सही क्वालिटी में होनी चाहिए और एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। किसी भी अगर आपके होज में क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली होजेस में ऐसा रहता है कि वो वेदर की वजह से थोड़ी सी टोन आउट हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं अक्सर के बीच में से जोड़ देते हैं, बीच में पाइप का टुकड़ा लगा के ऊपर वायर बांध देते हैं, फिर होज यूज़ करने लगते हैं। तो वो चीज़ ना करें, क्योंकि वो चीज़ें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ाती हैं। इंडस्ट्रीज़ में आप देखने जाओ तो जहाँ पे LPG सिलेंडर्स भी यूज़ होते हैं फैब्रिकेशन के लिए, कटिंग के लिए और हीटिंग पर्पज़ के लिए, वहाँ पे भी एक इशू रहता है कि वो लोग जो रेगुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो एक नॉर्मल या तो फिर एक लोकल में एक रेगुलेटर यूज़ करते हैं जिस पे कोई गॉज अवेलेबल नहीं होता है, क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो ना ही उनको वो आइडिया रहता है। मेरा कहना ये रहेगा कि आप कोई भी LPG रेगुलेटर यूज़ करें बट विद गॉज यूज़ करें। जैसे कि ये मैसर का रेगुलेटर है विद गॉज है। अब गॉज होने से क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि गॉज होता है तो आपको आपके सिलेंडर में कितना प्रेशर है, आपको कल सिलेंडर अरेंज करके रखना है नहीं रखना है वो भी आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके सिलेंडर में अब भैया कम प्रेशर रह गया है तो दूसरा सिलेंडर किसी से मंगवा के साइड में रख लो ताकि आपका काम ना रुके। सेकेंड, आप आउटपुट में कितना प्रेशर ले रहे हो। नॉर्मल जो लोकल मेक होते हैं उसमें तो कोई गॉज होता नहीं है, आपने चाबी घुमा दी पूरा चालू हो जाएगा, आप सीधे टॉर्च से कंट्रोल करोगे उसका प्रेशर। बट उस मीन टाइम में आप उसको कुछ भी करके, आपको कोई आइडिया तो आएगा नहीं कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, तो कुछ भी करके आप ज़्यादा ही गैस यूज़ करोगे तो आपका सिलेंडर उतना ही कम चलेगा। ये ऐसे रेगुलेटर्स यूज़ करने से ये फ़ायदा रहता है कि एक तो सेफ्टी रहती है आपको पता है, और सेकेंडरी आपको ये पता है कि 0.5 में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा 0.5 पे मेरा कितना कटिंग हो रहा है, कैसे कटिंग जा रहा है, और आपको आइडिया रहेगा कि आपको सिलेंडर कब तक चलाने का है, आपको कितना, मतलब कल को उठ के आपको कल पूछता है कि भैया आपका सिलेंडर कितना चलता है, तो आप यूँ बोल सकते हो भैया मैं 0.5 रखता हूँ, 0.5 पे मेरा सिलेंडर इतना चलता है। और अगर आप वो चाबी वाला रेगुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें लिक्विफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ आपकी जो गैस होती है वो खींचता है तो उसमें साथ में कई बार कन्वर्जन होने से पहले भी वो लिक्विड आपके साथ उसमें फ्लो होने लगता है, फिर चोकअप के चांसेस हो जाते हैं, फ्लैशबैक होते हैं, तो फिर लोगों को गलतियां ऐसी लगती हैं कि भाई शायद मेरे LPG सिलेंडर में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है। बट अगर आप रेगुलेटर चेंज करोगे, रेगुलेटर का फ्लो कंट्रोल करोगे तो अपने आप सिर्फ आपको गैस मिलेगी, आपको लिक्विफिकेशन वाला प्रॉब्लम होगा नहीं, और ना ही फ्लैशबैक्स होंगे ना ही बैकफायर्स होंगे। आप जब आपका पूरा सेटअप क्रिएट कर दें और आपका सिस्टम ऑन करें तो सबसे पहले एक प्राइमरी चीज़ आपको करने की रहेगी, वो है एक सोप सॉल्यूशन टेस्ट। बेसिक टेस्ट है वो, उसमें कुछ नहीं है, आप साबुन का पानी लीजिए, उसमें अपना कॉटन या कोई कपड़ा डुबो दीजिए, उसमें से ये जो इसके जॉइंट्स हैं वहाँ पे, जैसे कि ये जॉइंट है वहाँ पे आप थोड़ा डालते रहिए, तो उस पर अगर बबल्स होते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई मेरा रेगुलेटर में लीक है या तो फिर मेरे होज में लीक हो रहा है, कहीं से भी कोई भी लीक होगा तो आपको पता चल जाएगा। दोनों रेगुलेटर्स चेक कर लीजिए आप, जैसे उसके जॉइंट्स हैं